हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नवांको डिजी लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज हम इंग्लिश का एक नया लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इफ द वेल गोज ड्राई और इसके राइटर हैं एल्बर्ट गॉर। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट अस नो समथिंग अबाउट द राइटर। एल्बर्ट गॉर, born March 31st, 1948, वॉशिंगटन डीसी, यूएस। एल्बर्ट गॉर का जन्म 31 मार्च 1948 को वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ। पेरेंट्स एल्बर्ट गॉर सीनियर, पॉलिन लाफोन। इनके फादर का नाम एल्बर्ट गॉर सीनियर था और इनकी मदर का नाम पॉलिन लाफोन था। यहाँ पर कंफ्यूज ना हो, इनके फादर का नाम एल्बर्ट गॉर सीनियर और इनका नाम एल्बर्ट गॉर जूनियर था। एजुकेशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, बीए। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बीए किया था। ऑक्यूपेशन पॉलिटिशियन, एनवायरमेंटलिस्ट, लॉयर, बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, ऑथर। इनके ऑक्यूपेशन थे, ये पॉलिटिशियन भी थे, एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, लॉयर थे, बिजनेसमैन थे, काफ़ी जाने माने जर्नलिस्ट भी थे और बहुत ही फेमस ऑथर थे। इसके अलावा he served as the 45th Vice President of the United States from 1993 to 2001। ये यूनाइटेड स्टेट्स के 45th वाइस प्रेसिडेंट भी रहे 1993 से 2001 तक। उस समय यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे वो बिल क्लिंटन थे। He was awarded the 2007 Nobel Peace Prize for his efforts to raise awareness about global warming। इसके अलावा इन्हें 2007 में नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया था इनके प्रयासों के लिए लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। यानी उस समय इन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को लेकर लोगों को जागरूक किया। उनके इन प्रयासों को देखते हुए इन्हें 2007 नोबेल पीस प्राइज से इन्हें सम्मानित किया गया। जैसा कि ऊपर मेंशन किया गया है कि ये एनवायरमेंटलिस्ट भी थे, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी विषय होते थे उनके प्रति ये बहुत ही सजग रहते थे, लोगों को जागरूक करते थे। चलिए अब हम लेसन के बारे में जान लेते हैं कि इस लेसन के माध्यम से राइटर हमें क्या बताना चाहते हैं। ह्यूमन बींग्स आर मेड अप मोस्टली ऑफ वाटर। यानी यहां लेखक कहते हैं कि मानव जो है वो अधिकांश जल से बना है। इट ऑक्यूपाइज 71% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। यानी मानव शरीर में 71% जो पार्ट है वो वाटर का है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स ऑक्सीजन 61%, हाइड्रोजन 10%, कार्बन 23%, नाइट्रोजन 2.6%, कैल्शियम 1.4%, फास्फोरस 1.1%। यहाँ बताया गया है कि ह्यूमन बॉडी में जो है ऑक्सीजन 61% होती है, हाइड्रोजन 10% होता है, कार्बन 23% होता है, नाइट्रोजन 2.6%, कैल्शियम 1.4% और फास्फोरस 1.1% होता है। वाटर कैरीज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस रीजन्स। यानी हम सभी जो हैं वो मेनली धरती का एक पार्ट हैं। धरती समुद्री जल का स्वाभाविक एक संपूर्ण भंडार है जिससे हम केमिकली और बायोलॉजिकली जुड़े हैं। जल का बहुत से धर्मों में दैविक महत्व है, जैसे ईसाइयों का बपतिस्मा जो होता है और हिंदुओं का जो पवित्र शुद्धिकरण होता है वो जल से ही होता है। तो इस लेसन में लेखक भी हमें यही बताना चाह रहे हैं कि हमारे लिए वाटर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है। 5 मेजर थ्रेड्स टू द ग्लोबल वाटर सिस्टम। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर लेखक जो है हमारा ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो है 5 मेजर थ्रेड्स। यानी ग्लोबल वाटर सिस्टम को 5 मुख्य सबसे बड़े खतरे कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर सप्लाई। रीडिस्ट्रीब्यूशन मतलब होता है पुनः वितरण करना। यानी जो फ्रेश वाटर है उसका दोबारा से सप्लाई नहीं हो सकता, तो वो कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि ये सबसे बड़ा खतरा है ग्लोबल वाटर सिस्टम का। ओनली 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ दो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। यानी कि वो बता रहे हैं कि हमारा जीवन जो है वो शुद्ध जल पर निर्भर करता है। जो धरती पर पाए जाने वाले जल का केवल 2.5% है जो कि संपूर्ण विश्व में असमान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है।
Industrial revolution causing profound damage to the global water system. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद से धरती के साथ हमारे जो रिश्ते हैं उसमें एक ड्रामेटिक चेंज आया है, जिससे ग्लोबल वाटर सिस्टम को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है, जो है फ्रेश वाटर सप्लाई का रीडिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जो दूसरा सबसे बड़ा खतरा लेखक बता रहे हैं वो है द राइज ऑफ द सी लेवल्स रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरियाज। यानी कि जो सी लेवल हैं, यानी जो समुद्री तल होते हैं, उनमें राइज यानी उनका जो स्तर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लो लाइंग कोस्टल एरियाज, लो लाइंग मतलब जो निचले स्तर के समुद्री तटीय क्षेत्र होते हैं, उनको कितना नुकसान होता है, वो जो है वो ग्लोबल वाटर सिस्टम का दूसरा मुख्य खतरा है। द इंक्रीज्ड वार्मथ increases the amount of water vapor which causes the greenhouse effect. लेखक बताते हैं कि समुद्र के जो बढ़ते जल स्तर होते हैं उसकी वजह से जो निचले तटीय क्षेत्र होते हैं उनकी हानि होती है। कैसे होती है? तो धरती के स्वास्थ्य के लिए संतुलन बहुत जरूरी है। बढ़ता हुआ जो तापमान होता है, जो टेम्परेचर होता है, वो वाटर वेपर और बारिश की जो पूरी साइकिल होती है उसको तेज करता है। जो बढ़ी हुई गर्मी होती है उससे वाटर वेपर्स जो हैं एटमॉस्फेयर में तेजी से बनते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करते हैं। वार्मिंग ओशियंस आर लाइकली टू कॉज द एवरेज ह्यूरिकन्स टू बी मोर पावरफुल। जो गर्म होता हुआ समुद्र होता है वो सामान्य ओलावृष्टि को और अधिक शक्तिशाली बना देता है, जिसकी वजह से भी सी लेवल में बढ़ोतरी होती है। तीसरा जो मेन खतरा है ग्लोबल वाटर सिस्टम को वो है वाइड स्प्रेड डिफॉरेस्टेशन, यानी बड़े पैमाने पर वनों की कटाई। डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कैन अफेक्ट द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और जमीन को उपयोग करने के बदलते तरीकों से वाटर सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है। Forests produce rain clouds and also attracts rain-producing gases like terpenes and dimethyl sulfide. जंगलों में ज्यादा जल जमा होता है क्योंकि धरती के जंगल जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा रेन क्लाउड्स उत्पन्न कर सकते हैं। वे वर्षा को उत्पन्न करने वाली टर्पीन और डाइमिथाइल सल्फाइड जैसी गैसों को आकर्षित करते हैं। When forest destroyed, the rains eventually taper off and bring less moisture. ये क्लियर है कि जब जंगलों की कटाई होती है तो वर्षा अपने आप कम होने लगती है और नमी में कमी आ जाती है। Capacity to drain the flood water is impaired. नदियां जो हैं वो छिछली होने लगती हैं, उनकी बाढ़ के पानी को सोखने की क्षमता कम हो जाती है और किनारों पर बाढ़ की स्थिति और भी खराब हो जाती है। अगला जो खतरा लेखक बताते हैं वो है कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। कंटामिनेशन मतलब होता है प्रदूषण, यानी वाटर रिसोर्सेज में जो प्रदूषण होता है वो ग्लोबल वाटर सिस्टम में एक बहुत बड़ा खतरा है। केमिकल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। यह प्रदूषण जो है वो इंडस्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल पॉल्यूटेंट से फैलता है। हाई रेट्स ऑफ डेथ फ्रॉम कॉलरा, टाइफाइड, डिसेंट्री एक्सेट्रा। इससे हैजा, टाइफाइड, पेचिस जैसी बीमारियों से होने वाली मौत की दरें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। More than 3 billion people do not have proper sanitation. लगभग 3 अरब से अधिक लोगों के पास अभी भी सफिशिएंट सैनिटेशन नहीं है, यानी स्वच्छता की व्यवस्था पर्याप्त या ठीक नहीं है, जिससे उनके जल प्रदूषण का खतरा बढ़ जाता है। More than 1.7 billion people do not have an adequate supply of safe drinking water. 1.7 अरब लोगों के पास सफिशिएंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी अवेलेबल नहीं है।
फिफ्थ सबसे बड़ा खतरा जो ग्लोबल वाटर सिस्टम को है वो है द प्रेशर ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव। Underground water is being extracted at rates higher than that of the ability of nature to refill or recharge them. यानी तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का दबाव इस दर्द को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। धरती के पानी का ऑब्जर्प्शन यानी यूज प्रकृति की उस क्षमता से कई गुना ज्यादा है जिससे वह उसे दोबारा प्राप्त करती है या रिफिल करती है। यानी जितनी तेजी से वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यूज हो रहा है, उतनी क्षमता से धरती जो है उस अंडरग्राउंड वाटर को रिफिल नहीं कर पाती, जिससे ग्लोबल वाटर सिस्टम को खतरा उत्पन्न होता है। As the groundwater reservoirs are out of sight, they remain out of mind until they begin to dry. चूंकि धरती के जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वर्स हैं वो हमारी नजरों से ओझल होते हैं, इसलिए उनका तब तक एब्जॉर्प्शन होता है जब तक कि वह सूख ना जाएं। द ग्राउंड अबव देम बिगिंस टू सिंक और सबसाइड, या फिर जब तक कि वहां की धरती की सतह जो है वो धंस ना जाए। इट इनवाइट्स मोर एंड मोर नेचुरल कैलामिटीज, इससे ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। ये जो है ये 5 थ्रेट्स यानी 5 खतरे बताए गए हैं लेखक के अनुसार जो ग्लोबल वाटर सिस्टम को है। इसलिए लेखक बताते हैं कि जल संसाधन की कोई भी हानि संपूर्ण मानव प्रजाति की हानि है, क्योंकि जल से ही जीवन है। पानी बहुत ही कीमती है क्योंकि इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इसलिए इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए और किसी भी कीमत पर इसका ज्यादा एब्जॉर्प्शन भी नहीं होना चाहिए। पानी की डिमांड और सप्लाई के बीच एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। हमें एक बार फिर विचार करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि पानी अपनी प्राकृतिक अवस्था में ही रहे, ना कि भविष्य का विचार किए बिना ही हम इसे बर्बाद होने दें। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये लेसन ठीक से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।